नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2018 के प्राइमरी स्तर के पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यूपी टेट के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वर्षवार, अगर सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना यानी कि जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, कोहलर के अकॉर्डिंग ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और उन्होंने एक पिंजड़े में चिंपैंजी को बंद कर दिया और उस पिंजड़े के बाहर केला रखा हुआ था और साथ ही साथ कुछ छड़ी थे उसके पास। अब पूरी परिस्थिति को उसने एक साथ देखा और अचानक से उसको सूझी तरकीब और उसने क्या किया कि छड़ी से केले को प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ दूसरा प्रयोग उन्होंने ये किया कि उसी पिंजड़े में ऊपर उन्होंने केले को टांग दिया और उसी पिंजड़े में एक टेबल था और पूरी परिस्थिति को एक साथ देखने के बाद से उसने टेबल पर चढ़ करके और केले को प्राप्त कर लिया। मतलब कि कोहलर का जो प्रयोग था, जिसे हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं या फिर सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, उनके अनुसार जो सीखना होता है वो सभी परिस्थितियों को एक नज़र में देखने के बाद से अचानक से व्यक्ति के अंदर सूझ उत्पन्न होती है। ये उन्होंने प्रयोग किया था। तो इसी सिद्धांत के आधार पर सीखना के संदर्भ में वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। उन्होंने पशु या फिर व्यक्ति की बात ही नहीं की है, वो केवल लर्निंग पर बात कर रहे थे। भले ही प्रयोग, चाहे आप पावलाव का कुत्ता पर प्रयोग किया गया होगा देख लीजिए, थॉर्नडाइक का प्रयोग देख लीजिए, इसके अलावा जो कोहलर का प्रयोग था वो देख लीजिए। सारे प्रयोग तो जानवरों पर ही हुए हैं, लेकिन जानवर और इंसान के सीखने की प्रक्रिया अलग अलग है, ऐसा किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं कहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति श्रेष्ठ है या फिर पशु श्रेष्ठ है, इसका सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, यानी कि एन ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी। उन्होंने कहा है ऐसा विकल्प में दिया है कि जो परिस्थितियां होती हैं वो ऑटोनोमस होती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। जबकि मैंने आपको क्या बताया, सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमें ये बताता है कि पूरी परिस्थिति को एक नज़र में देखने की बात वो करते हैं, यानी अलग अलग ऑटोनोमस, यानी कि अलग अलग परिस्थिति नहीं है, वो पूरी परिस्थिति एक ही है। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि स्वायत्त का मतलब कि उस पूरे सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन को क्रिएट करने की बात की जा रही है, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होगा। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, यानी कि ऑटोनोमस। जबकि कोहलर ने ऐसा नहीं कहा था। तो यह भी विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। देखिए, द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिचुएशन। अब यह भी विकल्प सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी परिस्थिति है उसको एक नज़र में देखने के लिए उन्होंने कहा और अचानक से सूझ जो है वो आती है। ठीक है, अचानक से सूझ आती है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हमारे पास का अब केवल एक ही विकल्प बचा, संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी कि कॉग्निटिव ऑपरेशन है। कॉग्निटिव का मतलब, संज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी कि उन्होंने सीखने का मतलब क्या बताया कि अचानक से परिस्थिति को एक नज़र से देखने के बाद से अचानक से सूझ व्यक्ति के अंदर आ जाती है, यानी कि व्यक्ति उस चीज़ के बारे में जान जाता है, यानी कि उसे संज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आप किसी को ज्ञापन देने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि सर मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ, मतलब कि आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। यानी कि सीखना क्या है? सीखना हमें जानकारी प्राप्त करना है। वो चिंपैंजी जो था वो केले को कैसे प्राप्त करेगा, वो कैसे सीखा? जब उसे जानकारी प्राप्त हुई कि मैं छड़ी से ले सकता हूं या फिर टेबल पर चढ़ करके ले सकता हूं। तो इस तरीके से वो उन चीज़ों के बारे में क्या किया? जानकारी प्राप्त किया, और इसी को लर्निंग कहा था किसने? कोहलर ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक संकार्य है, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? जब बच्चा जन्म लेता है तो जो भी उसकी मदर टंग होती है, जैसे कि अगर आप हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपकी मदर टंग हिंदी होगी। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो हिंदी भाषा को वो कैसे सीख रहा होता है? क्योंकि वो भाषा उसके लिए नई भाषा है। तो आप केवल इसका उत्तर प्राप्त कर लीजिए, आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा गया उपयुक्त में से कोई नहीं। ये विकल्प तभी सही हो सकता है जब ये तीनों विकल्प गलत हो तो। ठीक है, तो एक एक करके पहले 3 विकल्प को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, यानी कि जब ऊपर के 3 गलत होंगे तभी ये सही हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शब्दों के निर्माण से। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या डायरेक्टली वो शब्द बोलना शुरू कर देता है? नहीं, पहले वो वर्ण बोलता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे आप अक्षर भी बोलते हैं। जैसे
आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग, ये सब क्या है? वर्ण है। तो जब भी बच्चा जन्म लेता है, जब वो भाषा बोलना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो ब, म ऐसे वर्णों का उच्चारण करना वो सीखता है, और धीरे धीरे करके वर्णों को मिला करके वो शब्दों का निर्माण करता है। यानी कि सबसे पहले वो क्या बोलता है? वर्ण बोलता है, ना कि शब्द। तो शब्द के निर्माण से भाषा प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है। पहले वर्ण से वो भाषा को प्रारंभ करता है। दूसरा देखिए, वाक्यों के निर्माण से। वाक्य कैसे बनेगा? कई सारे शब्द मिलकर के। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम नीरज है, तो ये एक वाक्य हो गया। इसमें अलग अलग शब्द हैं। जैसे मेरा एक अलग शब्द हो गया, नाम एक अलग शब्द हो गया, नीरज एक अलग शब्द हो गया, है एक अलग शब्द हो गया। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले बच्चा वर्ण बनाएगा, वर्ण से शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा, तो वाक्य से निर्माण से तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। हमारे पास अब एक ही विकल्प बचा है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। इसका मतलब क्या हो गया? अक्षर जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह शब्दों के मध्य साहचर्य से। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका डाउट थोड़ा सा यहां पर क्लियर हो। देखिए क्या कहा जा रहा है, एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, तब वो अपने माता पिता के माध्यम से या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से, वो परिवार के अन्य सदस्य उसको वर्ण नहीं सिखा रहे होते हैं कि पहले अ बोलो, आ बोलो, छोटी ई बोलो, ऐसे थोड़ी बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा जो है, जिस भी व्यक्तियों के साथ में रह रहा है, जैसे माता पिता या फिर परिवार के अन्य सदस्य, उनके द्वारा उनको शब्द के माध्यम से ही वो उनको कुछ भी बोलते हैं। लेकिन बच्चा क्या होता है कि उनमें से एक एक वर्ण को पकड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बोला गया कि बाबा बोलो, बाबा बोलो, तो वो क्या करता है कि उस शब्द, देखिए क्या बोला गया, उस शब्द और लेटर यानी अक्षर के बीच क्या एसोसिएशन, कि कौन सा शब्द जो है वो कैसे बना हुआ है, तो उन सबके एसोसिएशन से, लेटर और वर्ड के एसोसिएशन से, साहचर्य से वह अपनी भाषा का शुरुआत करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। यानी कि सबसे पहले बच्चा वर्ण बोलना सीखेगा, उसके बाद शब्द बोलना सीखेगा, उसके बाद वो वाक्य बनाना सीखता है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, वहीं से शुरुआत किया जाता है। चारों विकल्प में केवल एक ही विकल्प में अक्षर की बात की गई है, लेटर की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, समावेशी कक्षा किसे बोलते हैं? तो ऐसी कक्षा जिसमें किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जा रहा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम ही क्यों ना हो, चाहे वो अधिगम रूप से अक्षम ही क्यों ना हो, किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। यानी कि चाहे वो बच्चा सामान्य हो या फिर विशिष्ट हो, सभी को एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाने वाली कक्षा ही समावेशी कक्षा कहलाती है। यानी कि किसी भी प्रकार की अक्षमता के आधार पर किसी भी बच्चे से भेदभाव ना करना ही समावेशी कक्षा कहलाता है। अब मैं जब बोल रहा हूं कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, तो ऐसा कोई भी बालक जिसमें किसी भी प्रकार की अक्षमता है उसे भी विशिष्ट बोलेंगे, और जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो भी विशिष्ट आएगा। जो एवरेज बच्चा है वो सामान्य बच्चा बोला जाएगा, और बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज या फिर टैलेंटेड बच्चा वो भी विशिष्ट होगा, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर वो भी विशिष्ट होगा। मतलब कि एवरेज बच्चा जो होगा उसे सामान्य बोलते हैं, और जो बहुत टैलेंटेड है वो भी विशिष्ट में आएगा, और जो बहुत कमज़ोर है वो भी विशिष्ट में आएगा। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यानी कि सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चा, यानी बहुत टैलेंटेड बच्चा, एवरेज बच्चा और बहुत कमज़ोर बच्चा सब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे, तो इसी यही तो समावेशी कहेंगे, क्योंकि हमने किसी भी आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया। चलिए विकल्पों से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, यानी जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो विशिष्ट में आएंगे। और बहुभाषी का मतलब तो सामान्य बच्चों की बात नहीं की जा रही है, ये बहुभाषी का मतलब क्या हो गया, जो मल्टी लैंग्वेज की बात की जा रही है, मल्टी लैंग्वेज जो बोलने वाले बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। तो मल्टी लैंग्वेज कौन होगा? जो टैलेंटेड होगा, क्योंकि तभी तो वो एक से ज़्यादा भाषा के बारे में जान सकता है। तो यानी कि यहाँ पर सामान्य बच्चों की बात ही नहीं की जा रही है, केवल और केवल विशिष्ट बच्चों की बात की जा रही है। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि समावेशी कक्षा का मतलब कि सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बालक भी उसमें शामिल होंगे। तीसरा देखिए, जिस भी विकल्प में केवल वर्ड अगर आ जाए तो वो विकल्प हमेशा निगेटिव ही होगा, और चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। देखिए क्या बोला गया, केवल सामान्य छात्र। मैंने आपको क्या बताया, सामान्य के साथ साथ विशिष्ट भी शामिल होंगे, तो केवल सामान्य छात्र है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। वैसे भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि किसी भी विकल्प में
केवल वर्ड अगर आपको दिख जाए और अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो ये विकल्प को निगेटिव बना देता है और कभी भी ये हमारा उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया। तो अगर निगेटिव सेंस में पूछा जाता तब इसको कंसीडर किया जा सकता था। पहला विकल्प देखिए, आपको दिख जाएगा केवल, तो अब आपको सोचना ही नहीं है, केवल वर्ड आपने देख लिया, इसको तुरंत काट दीजिए। ये विकल्प आपका नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया। क्या बोला जा रहा है? केवल विशिष्ट छात्र। मैंने आपको क्या बताया? विशिष्ट के साथ साथ सामान्य छात्र भी समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं, तो ये भी विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है निरस्ता संबंधी दोष। निरस्ता का मतलब कि क्लास में इंटरेस्ट ना लेना, यानी कि आप क्लास में एज ए स्टूडेंट बोर हो रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो निरस्ता संबंधी दोष है वो केवल गणित की क्लास में हो। अगर कोई छात्र जो है उसे वो सब्जेक्ट जिसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है अगर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो जाहिर सी बात है वो क्लास उसके लिए निरस्ता वाली क्लास ही होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो मैथ उसके लिए फन हो जाएगा पढ़ना। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो हिस्ट्री पढ़ना उसके लिए फन है। तो वही बच्चा जो कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले रहा है अगर वो मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो मैथ वाली क्लास उसके लिए क्या हो जाएगी? नीरस हो जाएगी। लेकिन अगर वही बच्चा कोई दूसरा बच्चा मान लीजिए मैथ में इंटरेस्ट ले रहा है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हिस्ट्री वाली क्लास उसके लिए नीरस हो जाएगी। कहने का मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। तो ये केवल कहना कि गणित संबंधी अधिगम अक्षमता निरस्ता से संबंधित है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर हमें देखना होगा कि कौन सा छात्र किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। जो इंटरेस्ट लेगा जिस सब्जेक्ट में वो उसके लिए फन हो जाएगा सीखना, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा वो उसके लिए नीरस हो जाएगा। कहने का मतलब समझ पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं। यानी कि केवल गणित विषय के आधार पर हम ये अधिगम अक्षमता तय नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल लेवल पर देखना होगा कि कौन सा क्लास में कौन सा छात्र इंटरेस्ट ले रहा है और कौन सा नहीं ले रहा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, पठन दोष। पठन दोष को बोलते हैं डिस्लेक्सिया, यानी कि पढ़ने में अक्षमता। अब जब मैं गणित विषय की बात कर रहा हूं तो यहां पर पढ़ने में अक्षमता की बात नहीं होगी, बल्कि गणित में हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर पढ़ने से संबंधित दोष नहीं होगा, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर तीनों विकल्प हमारा गलत हो तभी केवल चौथा विकल्प सही हो सकता है। एक बार तीसरे विकल्प की बात कर लेते हैं, गणना दोष, यानी कैलकुलेशन की बात की जा रही है और गणित में हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन ही तो करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब तीनों में से चूंकि एक सही हो चुका है तो यह हमारा विकल्प नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है तो विकल्प भी हमारा पॉजिटिव वाला ही होगा। क्या कहा जा रहा है? समावेशीकरण। समावेशीकरण का मतलब कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, बिना उनकी शारीरिक अक्षमता, बिना उनके अधिगम अक्षमता को ध्यान में रखे हुए। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का किसी भी अक्षमता की वजह से हमें भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, उसे ही समावेशीकरण कहते हैं। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है क्षमता निर्माण का अभाव। कहा यह जा रहा है कि आवश्यक क्या है? क्षमता निर्माण का अभाव, यानी कि हम बच्चे में कोई भी स्किल का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं एज ए टीचर। तो क्या ये समावेशीकरण के लिए आवश्यक है? नहीं है। ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि किसी भी चीज का अभाव जो है वो उस विकल्प को निगेटिव कर रहा है, और प्रश्न हमारा पॉजिटिव सेंस में है तो पॉजिटिव वाला विकल्प ही हमारा सही होगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। अब देखिए अभिभावक जो है वो अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, देखिए सीखना जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। केवल बच्चा स्कूल में जाकर के नहीं सीख सकता। अगर बच्चे के, क्योंकि स्कूल में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे रहेगा, बाकी के 24 घंटे में से 4-5 घंटा निकाल दीजिए तो लगभग 18 से 20 घंटा वो अपने घर पर रहता है। तो सीखने की प्रक्रिया सतत होती है, स्कूल में भी चल रही होती है और घर पर भी चल रही होती है। अब अगर अभिभावक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं उसको सिखाने में, तो निश्चित तौर पर बच्चा सही से नहीं सीख सकता और समावेशीकरण में इसमें प्रॉब्लम आएगी, और ये आवश्यक नहीं है। चूंकि ये विकल्प निगेटिव सेंस में है तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, अलगाव। अलगाव का मतलब क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट करना। अब समावेशी कक्षा ही वो कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, किसी भी प्रकार का दूसरे बच्चे से अलगाव नहीं करना है। तो ये तो वैसे ही विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, संवेदनशीलता। अब यही एकमात्र पॉजिटिव विकल्प है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। संवेदनशीलता कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, समावेशी कक्षा के तहत
उस बच्चे को अगर नॉर्मल बच्चों के साथ लेकर के चलना है तो क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि दूसरे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उस बच्चे के प्रति संवेदनशील रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं उस शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को चिढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पा रहा कक्षा में। जब तक वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक कुछ भी उसे सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका माइंड अगर शांत नहीं रहेगा, सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेगा, प्रेरित नहीं रहेगा, तो वो सीख नहीं सकता थार्डाई के नियम के हिसाब से। और उसका माइंड सीखने के लिए प्रेरित कब होगा? जब उसको क्लास में एक ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें किसी भी प्रकार की निगेटिविटी ना हो। और निगेटिविटी ना हो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उसके प्रति संवेदनशील रहें, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा उसके साथ व्यवहार ना करे जिससे वो निगेटिविटी फील करे। वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और इसके लिए क्या जरूरी है? दूसरे बच्चे उसके साथ अच्छे से पेश आए, और इसके लिए दूसरे बच्चों का संवेदनशील होना बेहद जरूरी है। और यही विकल्प में दिया गया ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग यानी इमोशन की बात की जा रही है। इमोशन क्या होता है? जैसे कि गुस्सा हो गया, ईर्ष्या हो गया, डर हो गया, ये सभी क्या है? इमोशंस हैं। तो सीधे तौर पर हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि इमोशन से डायरेक्टली प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी विकल्पों पर बात कर लेते हैं। पहला दिया गया व्यवहारात्मक, यानी कि बच्चे का जो व्यवहार होता है, कहा यह जा रहा है कि उसके संवेग से प्रभावित नहीं होता है। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। कैसे? मान लेते हैं कि अगर कोई एक बच्चा है जो कि गुस्से में है, और जब आप उससे कुछ बोलेंगे, अगर वो चिड़चिड़ा हो गया है तो वो सामान पटक देता है या फिर सामान फेंक देता है, यानी कि उसके व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। अगर बच्चा खुशी मुद्रा में है तो वो कोई भी चीज़ को अच्छे से ट्रीट करेगा, यानी कि उसका जो व्यवहार है उसके इमोशन से डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। और प्रश्न में क्या कहा गया है? कौन सा तत्व नहीं है? तो ये तो उसका तत्व हो गया ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तत्व कहने का मतलब कि कौन डायरेक्टली उससे प्रभावित हो रहा है, तो उसका व्यवहार जो है, अगर बच्चा गुस्से में है तो उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, तो यानी कि उसका व्यवहार जो है वो संवेग का तत्व है। दूसरा देखिए, दैहिक बोला गया। दैहिक का मतलब फिजिकल, ध्यान से समझिएगा। अब जो इमोशंस होते हैं हमारे, वो हमारे शरीर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे शरीर को भी जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चा दुखी है तो उसके आंखों से आंसू आना, ये क्या है? ये एक तरीके से शारीरिक प्रक्रिया है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि अगर बच्चा मान लीजिए डरा हुआ है तो उसके हाथ पांव जो है वो क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। यानी कि डर क्या है? एक इमोशन है, और इमोशन की वजह से उसका फिजिकल चीज़ें जो हैं वो भी कंट्रोल हो रही हैं। यानी कि डर जब हो रहा है तो उसके हाथ पांव भी कांपने लग रहे हैं, यानी कि दैहिक उसका तत्व होता है। जबकि विकल्प में क्या बोला गया? कौन सा नहीं है? तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब कि सीखने की प्रक्रिया, क्या संवेग जो है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? क्या इसका तत्व है या नहीं? तो देखिए, जो इमोशंस होते हैं वो सीखने को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए थार्डाइक ने क्या नियम दिया है कि बच्चा अगर खुद से तत्पर रहेगा सीखने के लिए तभी वो सीख सकता है, जबरदस्ती उसको नहीं सिखाया जा सकता। मान लीजिए कि कोई बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, और क्यों नहीं सीख रहा है? क्योंकि वो मान लीजिए बच्चा इस समय किसी भी चीज़ को लेकर के दुखी है। जैसे आप ऐसे समझिए, अगर आपके घर में कोई अप्रिय घटना घट गई और जिसकी वजह से आपका मन दुखी है, और आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो क्या पढ़ने में आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि आप संज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। संज्ञान का मतलब क्या? चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। आपका मन चूंकि उस चीज़ में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन दुखी है। दुख क्या है? एक इमोशन है। यानी इमोशन जो होता है वो डायरेक्टली हमारे सीखने की प्रक्रिया यानी संज्ञानात्मक चीज़ों को प्रभावित कर रहा होता है, यानी ये भी इसका तत्व है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 संवेदी। संवेदी को इंग्लिश में सेंसरी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे 5 सेंसेज होते हैं, जैसे कि कान हो गया जिससे हम लोग सुनते हैं, आँख हो गया जिससे देखते हैं, नाक हो गया जिससे सूंघते हैं, जीभ हो गया जिससे स्वाद लेते हैं, और स्किन हो गया जिसे छू करके महसूस करते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो इन्हीं 5 सेंसेस के माध्यम से वो चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो कहा यह जा रहा है कि क्या संवेदी यानी सेंसरी जो चीज़ें हैं क्या वो इमोशंस के तत्व हैं या नहीं। तो देखिए, अगर कोई एक बच्चा है, अगर वो दुखी है, तो नमक अगर उसको टेस्ट कराया जाएगा तो क्या उसको मीठा बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दुख होने के कंडीशन में भी नमक का स्वाद नमक जैसा ही रहेगा, चीनी जैसा नहीं रहेगा। बच्चा उसको नमक ही बताएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, खुश होना क्या है? एक इमोशन है। तो खुश होने के कंडीशन में अगर उसने हाथी को देखा तो क्या वो उसको गाय बताएगा? नहीं बताएगा।
आँख से वो चीज़ों को देख रहा है, यानी कि सेंसरी मोटर के तहत ये प्रक्रिया और ये चीज़ों को देख करके वो चीज़ों के बारे में सीख रहा है। यानी कि खुश होने के कंडीशन में वो हाथी को गाय नहीं बताएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसे छू करके महसूस किया जा रहा है, और छूने के बाद से क्या अगर वो दुखी है, यानी इमोशंस उसको क्या उसको छूने के बाद से अलग चीज़ें बताएंगी? नहीं बताएंगी। यानी कि जो सेंसरी चीज़ें होती हैं, जिसे छू करके, देख करके, सूंघ करके, स्वाद लेकर के हम लोग महसूस करते हैं, वो हमारे इमोशंस उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि जो संवेदी है वो इमोशन यानी कि संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यही एकमात्र सही विकल्प है और यही इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। देखिए, जो बेंजामिन एस ब्लूम थे, उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो प्रश्न में हमसे संज्ञानात्मक क्षेत्र के सही क्रम के बारे में पूछा गया है। अब इसको जो संज्ञानात्मक क्षेत्र था, बेंजामिन एस ब्लूम ने इसको 6 भागों में विभाजित किया। अब 6 भागों में जो विभाजित किया था उसी का सही क्रम हमसे पूछा जा रहा है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका विकल्प आप तुरंत सही निकाल लेंगे। जैसे देखिए, आपने जब 8th या फिर 9th में जब आप होंगे तो आपने मैथ में एक प्रमेय पढ़ा होगा, थियरी पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये चीज़ आपने कैसे सीखा? यानी कि संज्ञान आपको हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये क्या है? ये सीखना मतलब क्या है? आपके संज्ञान में आना, आपके जानकारी में वो जुड़ जाना, उसी की तो बोलते हैं संज्ञानात्मक। और इसी का सही क्रम क्या है, यानी कि आपके सीखने का सही क्रम क्या है, अगर आप इसको जान जाएंगे तो इस चारों में से कौन सा विकल्प सही है वो आप एक झटके में निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपने प्रमेय पढ़ा। आप जब प्रमेय पढ़े, बुक में से प्रमेय पढ़े या फिर टीचर ने आपको बताया, तो आपको क्या हुआ? आपको संज्ञान हुआ। और संज्ञान को ही क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको संज्ञान होगा। इस वाले विकल्प में और इस वाले विकल्प में ज्ञान पहले दिया है। ज्ञान या फिर संज्ञान एक ही चीज़ है। तो अब हमारा स्थिति स्पष्ट हो गया कि दूसरा और तीसरा विकल्प तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास 2 ही विकल्प बचे हैं, जिसमें पहला ज्ञान होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अनुप्रयोग दिया गया है और यहाँ पर अवबोध दिया गया है। अनुप्रयोग का मतलब क्या हो गया कि जो प्रमेय हमने पढ़ा उसको यूज करके हमने देखा। और अवबोध का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आई, जो चीज़ें हमारी जानकारी में आई, उसे हमने समझा। तो जब हमने प्रमेय पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये हमें संज्ञान हो गया। संज्ञान के बाद वो चीज़ों को हमने समझा, तो वो हमारा अवबोध हो गया। यानी कि चीज़ों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त हुई, उसके बाद हमने उन चीज़ों को समझा। ये दूसरा क्रम होगा। डायरेक्टली हम उसका अनुप्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। पहले संज्ञान होगा, उसके बाद अवबोध होगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग में क्या होगा कि उसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में क्या होता है? विश्लेषण का अगर मैं थ्योरेटिकल आपको डिफिनीशन बताने की कोशिश करूं, तो विश्लेषण में क्या होता है? किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके समझा जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जैसे आपको इस प्रमेय का कहीं पर प्रयोग करना है, तो इस प्रमेय उस बड़ी चीज़ को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे बच्चे को अगर 5th क्लास में डायरेक्टली पढ़ाएंगे, उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सभी पढ़ाएंगे, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उससे पहले बच्चे को संख्या के बारे में पढ़ाना होगा। संख्या के बाद से संख्या को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज़ें पढ़ानी होगी। यानी कि जब कोई बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सीखते हैं, तो उसी को बोलते हैं विश्लेषण। और विश्लेषण के बाद आता है संश्लेषण। संश्लेषण विश्लेषण का जस्ट उलट होता है। यानी कि संश्लेषण में कई अलग अलग हिस्सों या स्रोतों को जोड़ करके एक पूरी समझ बनाई जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो सबसे पहले तो यहां पर छोटा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो एक 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कोण। यानी कि जब छोटे छोटे अलग अलग समझ को मिला करके एक नई समझ विकसित किया जाता है, तो उसे ही संश्लेषण बोलते हैं। इससे पहले विश्लेषण आएगा। विश्लेषण में क्या होता था? बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके समझा जाता था। जैसे कि बड़ी चीज हमने क्या सीखी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। उससे पहले हमें क्या समझना होगा? उससे पहले हमें त्रिभुज के बारे में समझना होगा। उससे भी पहले हमें क्या समझना होगा? कोण के बारे में समझना होगा। तभी जाकर के हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है ये समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम समझते हैं।
उसके बाद से छोटे छोटे पार्ट को मिला करके एक बड़ी चीज के बारे में समझते हैं। जब हमने कोण समझ लिया, जब हमने त्रिभुज को कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तब हम समझ पाएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 अंश हो रहा है। और उसके बाद हम लोग मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब कि जो चीजें हमने सीखी उसका अलग अलग केस में वैल्यू रख करके हम चीज़ों को देखते हैं कि क्या ये जो प्रमेय है वो सही है अथवा नहीं। तो उसमें क्या होता है, हमें कई प्रश्न दिए जाते हैं कि एक कोण मान लीजिए 60 अंश का है, दूसरा कोण मान लीजिए कि 30 अंश का है, और ये मान लेते हैं 90 अंश का है। तो तीनों को जोड़ करके देखेंगे तो 180 अंश आ रहा है। यानी कि हमने क्या किया, इसका मूल्यांकन किया, इवैल्यूएशन किया कि जो संज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जिसकी समझ हमने बनाई, जिसको अप्लाई करके हमने देखा, जिसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझा, सभी पार्ट को मिला करके एक प्रमेय के तौर पर समझा, क्या वो प्रमेय सही है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला विकल्प ही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे शिक्षण की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है, तो निगेटिव वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि वांछनीय सूचनाएं देने वाला, यानी कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देने वाला। देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, जिस कॉन्टेक्स्ट में कक्षा चल रही होगी, जिस संदर्भ में कक्षा चल रही होगी, उसी संदर्भ से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन तो बच्चे को दिया जाएगा, और उसी इंफॉर्मेशन को वांछनीय सूचना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बच्चे को एज ए टीचर त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो इससे संबंधित जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वही तो बच्चे को देंगे, तभी तो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ पाएगा। यानी ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। पॉजिटिव हो गया तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे विकल्प निगेटिव वाला पूछा जा रहा है। तीसरा देखिए, सहानुभूतिपूर्ण कहा जा रहा है। देखिए, अच्छा शिक्षण कब होगा, जब सभी बच्चों को एक समान समझा जाएगा और समावेशी कक्षा होगी, जिसमें किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जा रहा हो। और इसके लिए जरूरी है कि सभी बच्चे से सहानुभूतिपूर्वक उसको आगे ट्रीट किया जाए। जैसे मान लीजिए, एज ए टीचर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा अधिगम रूप से अक्षम है, यानी चीज़ों के बारे में समझ नहीं पा रहा है, तो मैं क्या उसको पीट दूंगा एज ए टीचर? नहीं, मैं उसको पीट नहीं सकता। क्यों नहीं पीट सकता? क्योंकि एज ए टीचर हमें सबको साथ में लेकर के चलना है। यानी कि हम उस बच्चे से सहानुभूति रखेंगे। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार समझाऊं। मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अक्षम बालक है, और अगर हम लोग उसके साथ सहानुभूति नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि वो क्लास में एडजस्ट ना कर पाए, और उस कंडीशन में समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, और इस कंडीशन में अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता कक्षा में। यानी कि सहानुभूति पूर्वक जो चीज़ें हैं, सहानुभूतिपूर्ण जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव सेंस में है। प्रश्न हमारा निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, जनतांत्रिक। जनतांत्रिक का मतलब क्या हो गया? लोकतांत्रिक आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि कक्षा में सभी बच्चे अहम हैं, सभी बच्चे को लोकतांत्रिक माहौल प्रदान किया जाए। कोई अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उसको डांट करके बैठा ना दिया जाए, बल्कि उसको अपनी अभिव्यक्ति का आज़ादी दिया जाए। इसी को तो बोलते हैं जनतांत्रिक। और ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो सीख पाएंगे। बच्चा कोई कोरा कागज नहीं है जिस पर टीचर कुछ भी लिख दे और बच्चा सीख जाएगा। बच्चा खुद से करके सीखेगा, और इसके लिए जरूरी है कि बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करे इस प्रोसेस में। और पार्टिसिपेट कब करेगा? जब उसको खुद से मौका दिया जाएगा उसमें प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। और सम्मिलित होने के लिए कब मौका मिलेगा? जब जनतांत्रिक माहौल होगा। यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, स्वेच्छाचारी। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? स्वेच्छाचारी का मतलब होता है कि एज ए टीचर आप अपनी इच्छा से कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जो कि बच्चे के लिए हो सकता है उसके रेफरेंस से संबंधित ना हो। ऐसे समझिए, मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है। अब कक्षा 1 के बच्चे को अगर मैं न्यूटन का लॉ समझाने लगूं एज ए टीचर, तो क्या वो बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि न्यूटन के लॉ को समझने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं या फिर उसका मानसिक स्तर अभी उस लेवल का नहीं है। तो एज ए टीचर मैं अपनी इच्छा से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि बच्चे के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके संदर्भ में टीचर को। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है। यानी कि बालक को केंद्र में रख कर चलना है। एज ए टीचर हमारी क्या इच्छा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि बालक केंद्र में और उसको ध्यान में रख करके पढ़ाना है। तो स्वेच्छाचारी यहाँ पर निगेटिव सेंस में, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो सिद्धांत है वो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है?
देखिए, ब्रूस और जोयस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें शिक्षण प्रतिमान को उन्होंने 4 भागों में बांटा था: अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान और व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो सूचना प्रक्रियाकरण था, इसको फिर से उन्होंने कुछ भाग में डिवाइड किया था, जैसे कि निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, आगमन प्रतिमान और जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। तो प्रश्न हमसे क्या बोला गया? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, और ये किसके अंतर्गत उन्होंने बताया था? सूचना प्रक्रियाकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सूचना प्रक्रियाकरण इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? देखिए, कौशल का स्थानांतरण क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अगर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूं कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसका ये वाला जो कोण है वो 50 अंश का है, ये वाला जो कोण है वो 60 अंश का है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कोण कितना होगा, तो आप तुरंत इसका उत्तर दे देंगे कि ये वाला जो कोण होगा वो 70 अंश का होगा। आपने इसका उत्तर कैसे निकाला? आपने इसका उत्तर ऐसे निकाला कि आपने प्रमेय एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। इसमें से इन दोनों कोणों को जोड़ करके आपने घटा दिया, यानी कि 50 + 60, तो तीसरा कोण हमें पता चल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 110, और 180 में से 110 घटाएंगे तो ये 70 अंश आता है। यही हमारा ये है। तो इसका उत्तर निकालने के लिए आपने क्या किया? आपने जो पहले थ्योरम पढ़ा था कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उस स्किल को आपने यूज किया इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इसी को बोलते हैं कौशल का स्थानांतरण, यानी कि एक परिस्थिति में सीखी गई स्किल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही कौशलों का स्थानांतरण होता है। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए, अब हमसे बोला जा रहा है कि कौन सा उपयोगी है। चौथे विकल्प से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है तैयारी और अर्जन, यानी कि प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। जब हम कौशल का स्थानांतरण कर रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट का हम दूसरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में, उस प्रश्न का उत्तर निकालने में हम उसका यूज कर रहे हैं, तो केवल तैयारी और अर्जन से नहीं होगा। तैयारी और अर्जन कहने का मतलब कि हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं, उसको तैयारी करके उसको सीख रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है? मल्टीपल स्किल्स की बात होती है, एक स्किल का यूज दूसरे स्किल में करना होता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल एक ही स्किल की बात होती है तैयारी और अर्जन में, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, शाखीय अभिक्रम, यानी कि ब्रांचिंग प्रोग्राम। ब्रांचिंग प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अलग अलग विषय अगर आप देखें तो वो एक अलग अलग ब्रांच के तौर पर समझा जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं साइंस एक अलग ब्रांच माना जा सकता है, मैथ एक अलग ब्रांच माना जा सकता है। तो जो हम स्किल सीख रहे होते हैं, क्या वो साइंस में यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि जो स्किल्स है उसको ब्रांच में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि बच्चा जब प्राइमरी में होता है, उसको बच्चे को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल। एप्पल जो है वो अपने परिवेश में देख रहा है, यानी वो उसके ईवीएस का पार्ट हो गया, और उसको किससे जोड़ा गया? अल्फ़ाबेट ए को सिखाने के लिए। यानी कि एक ब्रांच या फिर एक सब्जेक्ट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बल्कि स्किल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट किसी भी ब्रांच की बात क्यों ना कर ली जाए। तो यहाँ पर शाखीय अभिक्रम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा देखिए, रेखीय अभिक्रम की बात की जा रही है। रेखीय यानी कि लीनियर प्रोग्राम। लीनियर का मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफ़र होता है स्किल्स का वो इस तरीके से लीनियर होता है, ऐसे नहीं होता है। कई बार आपने अधिगम के पठार पढ़े होंगे, यानी सीखने में कठिनाई कई बार आती है। जो स्किल्स हमने सीख लिया है वो कई बार सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है दूसरे स्किल्स को सीखने के लिए, तो इसको लीनियर नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? कहा जा रहा है कि स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, क्योंकि बचपन से ही जो हम स्किल्स सीखते आ रहे हैं वो लगातार आगे वाली कक्षा में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चे को सिखा दिया गया कि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल को उसने कोरिलेट करके सीखा किससे? ईवीएस के प्रत्यक्ष तौर पर जो उसने कभी एप्पल सेब खाया होगा तो उससे जोड़ करके ये ए अल्फ़ाबेट को सीख रहा है। अब ए अल्फ़ाबेट सीख लिया, उसके बाद से वो शब्दों के बारे में सीखता है। ए फॉर एंट,
ए फॉर एप्पल। तो इस शब्द को सीखने के लिए उसने किसका प्रयोग किया? ये जो ए अल्फ़ाबेट स्किल सीखा था उसका प्रयोग किया। अब आंट जो एक वर्ड है इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में जब वो करेगा तो सेंटेंस बनाने के लिए उसको इस स्किल का यूज कर रहा है। मतलब कि जो हमने बच्चे को सिखाया एक कक्षा में वो स्किल आगे भी यूज होगा, उस कक्षा में जो हमने सिखाया उसका यूज आगे भी होगा। यानी कि ये क्या है? ये एक जर्नी है। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये एक जर्नी होता है, कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है, यानी उद्देश्य नहीं है। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? यहां पर चारों में से एक ऐसा विकल्प दिया गया जो कि शिक्षण सूत्र नहीं है और वहीं हमें जवाब के तौर पर देना है। दिया गया है सरल से कठिन की ओर। देखिए, जब भी बच्चे को सिखाया जाता है तो उसको चीज़ें जो प्रत्यक्ष तौर पर वो देखा हुआ है, यानी जो चीज़ें उसके लिए आसान है उससे जोड़ करके कठिन चीज़ों को बच्चों को बताया जाता है। अब आपने अगर बच्चे को बी अल्फ़ाबेट हमें सिखाना है तो बी से कई वर्ड्स हैं, जैसे बी से बोरो भी होता है यानी उधार लेना, इसके अलावा बी से अन्य कठिन वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चे को बी से बॉल या फिर बी से बैट सिखाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा जो प्रत्यक्ष तौर पर अपने वातावरण में देख रहा है, यानी जो चीज़ें उसके लिए सरल हैं उससे जोड़ करके बच्चे को कठिन चीज़ें बताई जा रही हैं। क्योंकि बच्चा जब अल्फ़ाबेट सीख रहा होता है तो वो अल्फ़ाबेट उसके लिए नई चीज़ है, यानी कठिन है। और उसके लिए आसान क्या है? क्योंकि जब बच्चा 4 से 5 साल का होगा, जब वो प्राइमरी में जाएगा या फिर प्री प्राइमरी में भी जाएगा तो कभी ना कभी तो वो बैट और बॉल से खेला होगा, यानी वो चीज़ें जिसके बारे में वो जानता है वो उसके लिए सरल हो गया। और इसी सरल से जोड़ करके उसको कठिन चीज़ों अल्फ़ाबेट के बारे में उसको पहली बार बताया जा रहा होता है। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये शिक्षण सूत्र है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला देखिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर। यह भी एक शिक्षण सूत्र होता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाता है जिसमें पहेली भी शामिल होता है। अब बच्चे से अगर पूछा गया कि कोई एक ऐसी वस्तु बताओ जिसे प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा भी सकते हैं और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। अब पहेली में जिस वस्तु के बारे में पूछा गया है वो क्या है? वो बच्चे के लिए अनिश्चित है, लेकिन इसका जवाब एक ही है और वो चीज़ क्या होगी? निश्चित होगी। यानी बच्चे को हम अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जा रहे हैं। इसका जवाब होगा नारियल। देखिए, नारियल में जो पानी होता है प्यास लगने पर उसको पी करके प्यास बुझाई जा सकती है। भूख लगने पर जो नारियल का हार्ड वाला पार्ट होता है उसे आप खा सकते हैं और ठंड लगने पर जो नारियल का छिलका होता है उसे जला करके आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि अनिश्चित चीज़ों से हम निश्चित चीज़ों की ओर जा रहे हैं। तो ये भी एक शिक्षण सूत्र होता है। तो हमारा जवाब नहीं होगा क्योंकि हमसे कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। तीसरा देखिए, दृश्य से अदृश्य की ओर बताया जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए फॉर एप्पल होता है, तो जब बच्चा प्री प्राइमरी में जाएगा या फिर प्राइमरी में जाएगा तो एप्पल वो कभी ना कभी प्रत्यक्ष तौर पर देखा होगा, ठीक है। या फिर बच्चे को सी फॉर कैट बताया जाता है। आखिर बच्चे को कैट का ही उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि वातावरण में बिल्ली कभी ना कभी वो देखा होगा और वो चीज़ें उसके लिए क्या हो गई? दृश्य हो गई। और सी जो अल्फ़ाबेट है, जो कि पहली बार बच्चा सीख रहा है, सी अल्फ़ाबेट उसके लिए अदृश्य हो गया। यानी कि जो चीज़ें वो देखा हुआ है, जो दृश्य है, उससे अदृश्य की ओर हम लोग लेकर के जा रहे हैं। तो ये भी एक शिक्षण सूत्र होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, निगमन से आगमन की ओर। देखिए, ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र नहीं है, बल्कि निगमन विधि और आगमन विधि ये शिक्षण की विधियां होती हैं। जबकि प्रश्न में हमसे क्या बोला गया? शिक्षण का सूत्र। शिक्षण विधि अलग होता है और शिक्षण सूत्र अलग होता है। चूंकि हमसे शिक्षण सूत्र के बारे में बोला गया है और निगमन से आगमन की ओर कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं है और यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आता है यहां पर पाठ योजना बनाना, पाठ योजना बनाना, ठीक है। उसके बाद अगला जो चरण होता है वो होता है शिक्षण कार्य करना। शिक्षण कार्य करने के बाद से उसका फीडबैक लिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है। प्रतिपुष्टि हो जाएगा। उसके बाद से अगला जो चरण होता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिलने के बाद से फिर से हम लोग प्लानिंग करते हैं, यानी पुनः पाठ योजना। ये क्या हो गया? पुनः पाठ योजना। उसके बाद से फिर से शिक्षण करते हैं, ठीक है। और शिक्षण के बाद से पुनः प्रतिपुष्टि यहां पर किया जाता है। शिक्षण के बाद से क्या होगा? पुनः प्रतिपुष्टि यानी दोबारा फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। इसके बाद फिर से ये, तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये कहां से शुरू हुआ? पहले हमने पाठ योजना बनाया। तो शिक्षण यही हमसे पूछा जा रहा है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो पाठ योजना बनाना। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 योजना बनाना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ध्यान से सुनिएगा।
हमने देखा था पहले बच्चे को संज्ञान होता है यानी ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद बच्चा अवबोध करता है, यानी कि संज्ञान का मतलब कि उस बच्चे के जानकारी में वो चीज़ जुड़ जाना, जानकारी होना केवल, अभी उस चीज़ को सीखा नहीं है। जानकारी के बाद बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को सीखता है। और कोई भी चीज़ बच्चा कैसे सीखता है, जाहिर सी बात है आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, यानी बच्चे सक्रिय रूप से खुद से करके सीख रहे होते हैं। और खुद से करने का मतलब अन्वेषण, यानी कि एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा, और एक्सप्लोर करके बच्चा सीख रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अन्वेषण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के जो चरण हैं उसमें पहला होता है अन्वेषण, उसके बाद से प्रस्तुतिकरण, उसके बाद से आत्मीकरण, और चौथा होता है वर्णन या फिर अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से अन्वेषण जो है वो हमारे सामने है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 एक्सप्लोरेशन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी संस्था ना बना करके स्थानीय स्तर पर शैक्षिक सुधारों के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं उसके बारे में प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि स्थानीय चीज़ों तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्थानीय स्तर पर, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि केंद्र स्तर पर। तो शिक्षा में सुधार कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोई गांव का कोई बच्चा है, तो गांव के बच्चे के लिए जरूरी यह है कि गांव का टीचर जो कि उसकी भाषा में ही बच्चे को पढ़ा रहा है वो ज़्यादा उसके लिए आसान है। मान लीजिए कि कोई सेंटर से कोई टीचर उसको पढ़ाने गया जो कि कन्नड़ भाषा बोल रहा है, और गांव में कोई बच्चा है जो कि भोजपुरी भाषा केवल जान रहा है, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। इसलिए क्या जरूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, ताकि बच्चा जिस भाषा में समझ पा रहा है उसी भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो यही हमसे बोला गया कि शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, पहला विकल्प देखिए, जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। क्या कहा जा रहा है, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो उसमें यही कहा गया कि ब्लॉक लेवल पर क्लस्टर बनाए जाएं जिसमें सभी स्कूलों के रिसोर्सेज को यूज कर लिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक कार्यों में सुधार किया जा सके। यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में प्रश्न भी हमसे पॉजिटिव पूछा गया, तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा। दूसरा देखिए, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। यही बात तो मैंने आपको बताया था। स्थानीय संदर्भ कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई गाँव का बच्चा जो कि केवल भोजपुरी जान रहा है और कोई एक ऐसा टीचर है जो कि भोजपुरी नहीं बोल पा रहा है, तो बच्चे और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, कुछ भी शिक्षा का आदान प्रदान नहीं संभव है। तो इसलिए जरूरी है कि स्थानीय संदर्भ व्यक्ति वहां पर उपलब्ध हो चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है, और इसी के लिए बोला जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्स पर्सन, तो ये बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। सी वाला विकल्प देखिए, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। अब बच्चे, चूंकि ये हम लोग प्राइमरी स्तर के पेपर को देख रहे हैं, और प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, खेल खेल में पढ़ाना होता है। अब खेल में बच्चे को पढ़ाना है तो जो भी टीएलएम होता है उसके माध्यम से ही तो बच्चा सीखेगा। मान लीजिए बच्चे को अगर एप्पल बताना है, ए फॉर एप्पल, अब कोई हमारे पास चार्ट पेपर हो जिसमें एप्पल का फिगर बना हो, उसको देख करके जब बच्चे को बताया जाएगा ए अल्फ़ाबेट के बारे में, तो वो उसे कोरिलेट कर पाता है, और उसी को बोला जा रहा है प्रासंगिक सामग्री। इससे भी जो शैक्षिक सुधार है उसको किया जा सकता है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव विकल्प है। अब जब तीनों पॉजिटिव है तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया विकल्प नंबर ए, बी, सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर के किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। कहा क्या जा रहा है, अ स्टूडेंट इज रीडिंग, समवन कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, बाय विच सेंसेशन ही विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि बच्चे को किसी ने बुलाया उसका नाम लेकर के, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे आँख, हमारे नाक, हमारा स्किन, इसके अलावा हमारे जो टंग होता है, जो जीभ होता है वो, ठीक है, और हमारे कान। तो जब बच्चे को बुलाया गया तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, अनुक्रिया कैसे करेगा, बोल करके ही तो करेगा। मान लीजिए किसी ने बुलाया नीरज, तो वो क्या बोलेगा, यस या फिर हाँ बोलेगा। तो यानी कि उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया, बोल करके किया, और बोलने से क्या चीज़ें निकलती हैं, ध्वनि निकलती है, यानी ध्वनि संवेदना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज
की एज क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जीन पियाजे ने अपनी अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया था। पहला संवेदी गामक अवस्था, जिसके लिए उन्होंने एज बताया था 0 से 2 साल, ये पहली अवस्था होती है। दूसरा उन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे ही प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जिसकी आयु 2 से 7 साल होती है। अगला स्टेज उन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर के 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 11 प्लस एज के लिए उन्होंने बताया था। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बोला जा रहा है, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो इसका एज ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 से 7 साल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। जो बाल्यावस्था होता है उसको हम लोग 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए मानते हैं, और इस एज ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था, जिसका एज ग्रुप 6 से 9 वर्ष होता है, और उत्तर बाल्यावस्था या फिर जिसे बाद की बाल्यावस्था भी कहते हैं, ठीक है, यानी लेटर चाइल्डहुड, उसका एज ग्रुप क्या होता है, 9 से 12 साल। तो हमसे इसी ग्रुप के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाद की जो बाल्यावस्था है यानी लेटर चाइल्डहुड है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है काल्पनिक भयों का अंत। जब बच्चा 9 से 12 साल का होगा तो काल्पनिक भय जो उसके मन में रहती है, जैसे कि इससे पहले बच्चा जो होता है वो झूठ मूठ की काल्पनिक चीज़ों से डर जाता है। 9 से कम एज का जो बच्चा होता है वो झूठ मूठ की काल्पनिक चीज़ों से डर जाता है, लेकिन इस एज ग्रुप में आने पर बच्चा इन काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है। तो ये तो इसकी विशेषता है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है। तीसरा देखिए, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। जाहिर सी बात है, इससे पहले वाले बच्चे में तार्किक क्षमता उतनी नहीं होती है, लेकिन इस एज ग्रुप में पहुंचने पर बच्चे की तार्किक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ती हुई तार्किक क्षमता भी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव वाला पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। अब ये जो एज ग्रुप होता है वो बच्चे तर्क करना धीरे धीरे सीख जाते हैं, तर्क करना सीखते हैं, इस वजह से वो साइंटिफिक चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका बढ़ जाता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, भविष्य की योजना की सूझ। भविष्य की योजना यानी कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, क्या चीज़ें कैसे हो रही होंगी। अब आपको समझना ये होगा कि ये वाला जो एज ग्रुप है, ये वाला जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में भविष्य की चीज़ों को लेकर के सूझबूझ नहीं होता है, क्योंकि भविष्य की जो चीज़ें होती हैं वो अमूर्त होती हैं, जिसे बच्चा देख नहीं पाता होता है। और आप ध्यान रखिए कि जो हमने जीन पियाजे का एज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें अंतिम जो अवस्था थी 11 प्लस वाली, जिसमें अमूर्त चीज़ों के बारे में बच्चे को सीखना होता है, या फिर बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सीख रहा होता है। तो 11 प्लस वाला जो एज ग्रुप है वो इसके बाद आएगा। आपको ये लास्ट वाला देख करके लग रहा है कि इसी में, लेकिन नहीं, 11 प्लस इस वाले बाद, यानी कि जो किशोरावस्था आता है, जिसमें 12 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों की बात की जाती है, उसमें बच्चे अमूर्त चीज़ों के बारे में, यानी कि जो भविष्य की चीज़ें हैं उसके बारे में सूझबूझ रखना शुरू कर देते हैं, यानी अमूर्त चीज़ों के बारे में तर्क करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस वाले ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। और यही हमसे पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो भविष्य की यानी कि अमूर्त चीज़ों की योजना का सूझबूझ नहीं होता है इस वाली अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से कौन एसोसिएटेड है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भाषा विकास के बारे में नॉम चॉम्स्की ने बताया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के किस शीर्षक से सिद्ध किया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया, और बिल्ली में एक लीवर था जिस पर मारने से या फिर जिसको दबाने से वो जो पिंजड़ा था वो खुल जा रहा था। अब बिल्ली जो है वो इधर उधर भागती है, और कई बार वो इधर उधर प्रयास करती है उस पिंजड़े से निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाती, जिसमें कई बार वो अलग अलग एक्शन ले रही होती है। लेकिन अनजाने में ही सही कई बार क्या हुआ कि उसका हाथ उस लीवर पर टच हुआ, जिसकी वजह से पिंजड़ा खुल गया और वो निकल कर भाग गई। यानी कि अलग अलग एक्शन पर अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन कुछ एक्शन उसके ऐसे थे जिसकी वजह से उसका हाथ या फिर पंजा लीवर पर पड़ा और वो
जो पिंजड़ा था वो खुल गया। अब जब वो चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगी कि कोरिलेट करके कि इसी चीज़ को दबाने से, इसी लीवर को दबाने से पिंजड़ा खुला है, तब वो क्या करने लगी, वो बार बार पिंजड़े में जब उसको रखा गया तो डायरेक्टली वो लीवर दबा करके निकल जा रही थी। इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने अपने सिद्धांत से ये बताया कि मनुष्य जो है वो गलतियों से ही सीख रहा होता है। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें वो गलती करेगा, अगर वो गलती उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है तो वो दोबारा प्रयास करेगा और फिर गलती करेगा, अगर उसको भी सॉल्व नहीं कर पा रही तो दोबारा प्रयास करेगा, फिर वो गलती करेगा, और इसी तरीके से करते करते एक सेट जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होगा, अगर उससे कोरिलेट हो जाता है तो वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि पिंजड़े में जो लीवर लगा था, कई बार गलती प्रयास के बाद जब उसका पंजा लीवर पर गया और वो चीज़ों को सीख गई कि इसी को दबाने से पिंजड़ा खुल रहा है, यानी कि कई बार प्रयास करके, कई बार गलती करके, कई बार भूल करके वो चीज़ों को सीख रही थी। इसी के बारे में उन्होंने बताया था कि अधिगम के प्रयास एवं भूल, यानी प्रयास उसने किया, एक प्रयास सफल नहीं हुआ तो वो भूल में चला गया, इसी प्रकार से अगला प्रयास किया, अगर वो फिर से सफल नहीं हुआ तो भूल में चला गया, लेकिन अगर वो सफल हो गया तो पिंजड़ा खुल गया। इसी शीर्षक के माध्यम से उन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो सिद्ध किया था, यानी कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह का मतलब होता है कि कई लोगों का ग्रुप बनाना। 8 से 10 वाला जो एज ग्रुप होता है बच्चों का, उसमें बच्चे एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। अब एक दूसरे के साथ रहेंगे यानी कि क्या होगा, उनमें समाजीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पहला जो अवस्था होता है संवेदी गामक होता है, ये पहला अवस्था हो गया। इसके बाद होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, पाक संक्रियात्मक अवस्था भी इसे बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे नंबर पर आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न में हमसे तीसरे अवस्था की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारणों में कौन शामिल नहीं है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि अधिगम किसे कहते हैं। तो मनुष्य के प्रयास के माध्यम से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम बोलते हैं। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। कोई भी नया कॉन्सेप्ट हम कैसे सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं और उस प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसे ही सीखना यानी लर्निंग या फिर अधिगम कहा जाता है। अब इस लर्निंग को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक कारक भी होता है जिसे इंटरनल फैक्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक भी होता है जिसे एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पर जाना जाता है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूँ, बिल्कुल जीरो हूँ, फिर भी अगर मुझे उत्तर निकालना रहे तो एक चुटकी में आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इस प्रश्न के बारे में, आप ध्यान से देखिएगा विकल्पों को। पहला विकल्प दिया गया है अधिगम की इच्छा यानी सीखने की इच्छा, दूसरा दिया गया प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, और तीसरा दिया गया रुचि। अब ये सभी चीज़ें देखिए, प्रेरणा हो गया, रुचि हो गया और इच्छा हो गया, ये क्या है? ये मनुष्य के अंदर निहित है। यानी अगर बच्चा खुद से सीखने के लिए इच्छुक नहीं है तो थार्डाइक के तत्परता के नियम के हिसाब से वो सीख नहीं सकता। दूसरा ये कहता है प्रेरणा, यानी कि बच्चा अगर खुद से इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक गरीब घर का बच्चा है और दूसरा बहुत अमीर घर का बच्चा है। जो अमीर घर का बच्चा है उसके लिए पढ़ना या फिर सीखना मोटिवेशन का उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर सब सुख सुविधाएं उसको पहले से मिल रही हैं। लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है वो क्या करेगा कि उसके लिए हर वो साधन जो उसको उपलब्ध नहीं है उसको हासिल करने के लिए उसके मन में बैठ जाएगा कि मैं पढ़ करके ही इसको हासिल कर सकता हूँ। तो वो पढ़ने के लिए क्या होगा? मोटिवेटेड होगा। यानी कि ये मोटिवेशन कैसे है? इंटरनल है। इसी तरीके से रुचि देखिए, रुचि क्या होता है? बच्चा अगर खुद से इंटरेस्टेड है पढ़ने में, सीखने में, तभी वो सीख सकता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मनुष्य के अंदर की हैं, इंटरनल हैं, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं। और लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ कंटेंट, यानी कि जो बच्चे को कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसका नेचर कैसा है। अब ये जो है ये इंटरनल फैक्टर नहीं है बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर है। जैसे मान लीजिए अगर नर्सरी का कोई बच्चा है, उसको क्लास 8 का कंटेंट पढ़ाया जाए तो क्या वो उसको सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए उसके लिए सही है? नहीं सही है, क्योंकि बच्चे का जो आयु ग्रुप है, जिस हिसाब से उसका मानसिक विकास हुआ है उसी हिसाब से कंटेंट भी होना चाहिए। तो विषय वस्तु का जो स्वरूप होता है वो भी अधिगम के लिए
अधिगम को प्रभावित करता है। लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, वो एक्सटर्नल है, यानी कि पर्यावरणीय कारक है, बाहरी कारक है, जबकि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कारक जो होता है वो इंटरनल होता है। और ये तीन इंटरनल थे, लेकिन ये इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल है। यही तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक यानी कौन सा इंटरनल नहीं है, तो ये वाला इंटरनल नहीं है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु का स्वरूप यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, सोशल वैल्यू कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, आक्रामकता की आवश्यकता। आप ऐसे समझिए, सामाजिक मूल्य क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे मूल्य जो कि समाज में एक दूसरे से सामंजस्य बैठाने में मदद करते हैं। मतलब कि ये समझिए कि अगर समाज के किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से आप अगर मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर वो सारे वैल्यूज होने चाहिए जिससे आप उससे मेल जोल बढ़ाएं। तो क्या ये मेल जोल बढ़ाने के लिए आक्रामकता की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप आक्रामक रहेंगे तो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये तो हमारा विकल्प नहीं होगा। तीसरा देखिए, मूल प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए प्राथमिक लक्ष्य यानी कि प्राइमरी गोल। देखिए यहाँ पर सोशल वैल्यू की बात की जा रही है, कौन सा हमारा सामाजिक मूल्य है। तो किसी से हम मेल जोल बढ़ाते हैं या फिर अगर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि समाज में सही ढंग से रहना हमारा लक्ष्य है। केवल सामाजिक मूल्य को एक्वायर कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आप चीज़ों को रट लिए कि मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, इसके साथ इस तरीके से व्यवहार करना है, वो चीज़ें रटने वाली नहीं है, हमारे व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सहायता परक व्यवहार। मतलब कि एज ए इंडिविजुअल अगर मैं अपने बिहेवियर में अगले बंदे के लिए इस तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करूं कि मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, तो ये क्या है, ये एक ऐसा सामाजिक मूल्य है जिससे आप एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बैठा सकते हैं, और यही पॉजिटिव है, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। यानी कि बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं इसको समझते हैं। पश्च अन्वेषण यानी कि बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रमेय मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारा प्रमेय ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। अब ये डिसीजन आया कैसे, अब इससे अगर पीछे की तरफ हम लोग चलें तो इसी को बोलते हैं पश्च अन्वेषण। मतलब कि जो रिजल्ट हमारे पास, जो रिजल्ट हमें ज्ञात है, उस रिजल्ट से पीछे की तरफ, प्रोसेस की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो इसे ही बोलते हैं बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन। यानी कि उल्टा हम लोग इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट हमें पता है और उससे पहले के प्रोसेस के बारे में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। अगला दिया गया साध्य साक्ष्य विश्लेषण। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा सा टारगेट है जिसे हमें अचीव करना है, तो इस बड़े से टारगेट को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर देते हैं, और एक टारगेट को अचीव करने के बाद से अगले टारगेट पर जाते हैं, उसके बाद अगले टारगेट पर, उसके बाद अगले टारगेट पर, उसके बाद अगले टारगेट पर। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जो कि गोरखपुर से दिल्ली के लिए जाना चाहता है, न्यू दिल्ली जाना चाहता है, तो अगर वो अपने खुद के 4 व्हीलर से जाना चाहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्टली गोरखपुर से नई दिल्ली तो पहुंचेगा नहीं। यानी कि इस टारगेट को वो छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर देगा। यानी कि गोरखपुर से सबसे पहले वो पहुंचेगा बस्ती, बस्ती से फिर वो पहुंचेगा लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, उसके बाद कानपुर से वो न्यू दिल्ली पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा टारगेट क्या था, ये बड़ा टारगेट था, गोरखपुर से नई दिल्ली पहुंचना। लेकिन इस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में हमने डिवाइड कर दिया। गोरखपुर से पहले बस्ती पहुंचे तो एक टारगेट हमने अचीव किया, अगले टारगेट पर हम लोग लखनऊ पहुंचे, और अगले टारगेट पर हम लोग कानपुर पहुंचे, और फाइनल डेस्टिनेशन हमारा नई दिल्ली हो गया। तो इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमारा टारगेट है सीखने का। तो सबसे पहले हमें इस टारगेट को पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें त्रिभुज को सीखना पड़ेगा कि त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद हमें एंगल को सीखना पड़ेगा कि एंगल क्या होता है। यानी कि इस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही मीन्स एंड एनालिसिस होता है, जिसे हिंदी में साधन साक्ष्य विश्लेषण कहते हैं। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि जो पश्च विश्लेषण है, अन्वेषण है, यानी कि पीछे से
चलना और साध्य साक्ष्य विश्लेषण है, यानी कि मीन्स एंड एनालिसिस। किसके उदाहरण है? तो चौथे विकल्प से अगर हम लोग शुरुआत करें, कहा जा रहा है प्रक्रियात्मक स्थिरता यानी फंक्शनल फिक्स्डनेस। फंक्शनल फिक्स्डनेस का मतलब क्या होता है कि आप एक ही विधि को लेकर के बैठे हुए हैं कि इसी विधि से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यहां पर देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट होगा, फिक्स हैं आप कि मैं इसी विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जब भी इस तरीके का कोई वर्ड आ जाए, फिक्स या फिर स्थिरता वाली, तो ये विकल्प को निगेटिव बना देता है। चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी आप समझिए कि आज हम लोग मल्टी डायरेक्शनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि एक ही प्रश्न के अलग अलग तरीके से आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचने की बात करते हैं, यानी कि बिल्कुल माइंड हमारा खुला होना चाहिए। जबकि ये क्या कर रहा है, ये हमें सीमित कर रहा है कि एक ही विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो ये बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए मेंटल सेट्स। मेंटल सेट्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक प्रॉब्लम के मान लीजिए कुछ सोल्यूशन है और हम यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो हमने फिक्स कर रखा है मेंटल सेट्स कि मतलब या तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब बिल्कुल रिजिड है हम लोग। यहाँ पर भी क्या है, बहुत रिजिडनेस दिखाया जा रहा है, यानी कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि हम इसी प्रोसेस से उसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी निगेटिव होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद देखिए एल्गोरिदम की बात की गई है। एल्गोरिदम में क्या होता है कि पहले से प्री डिफाइंड होता है कि इस तरीके से आगे प्रोसेस करना है, तो ये भी एक तरीके से फिक्स्डनेस को ही दिखा रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हुआ। हमारा विकल्प एक ही बचा जो कि पॉजिटिव है, स्वतः शोध। यानी कि स्वतः शोध में क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद से एनालिसिस कर रहा है। अब यहाँ पर खुद से एनालिसिस ही तो है, एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके और क्रमशः उस टारगेट तक पहुंचना, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना, या फिर पीछे से उल्टे की तरफ चलना। तो ये क्या है, ये स्वतः शोध की तरफ है और इशारा कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसका है, ये किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली में ये जो स्टेटमेंट है वो दिए गए विकल्प में से किसी का नहीं है, और ये जो स्टेटमेंट दिया था ये दिया गया था गेट्स एवं अन्य के द्वारा। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी विकल्प अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस पर कॉमन अंक दिया गया था 2018 में। ठीक है, आंसर की में स्टार बना हुआ था, इसका मतलब कि इस प्रश्न का जवाब कोई सही नहीं है और इसके लिए कॉमन अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो गेट्स एंड अदर्स का है। ठीक है, गेट्स एंड अदर्स इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अब थार्नडाइक ने जो अपना नियम दिया था वो 2 तरीके का नियम उन्होंने दिया था, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। ठीक है, तो मुख्य नियम में 3 नियम उन्होंने बताए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और गौड़ जो नियम था उसमें उन्होंने टोटल 5 नियम बताए थे, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ठीक है, तो हमसे क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक नियम निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तो देखिए तत्परता का नियम प्राथमिक नियम है, प्रभाव का नियम भी प्राथमिक नियम है, अभ्यास का नियम भी प्राथमिक नियम है, लेकिन हमसे पूछा गया कौन नहीं है, तो ये तीनों तो है, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। एक ही विकल्प हमारे पास बचा, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। यही जो होता है वो प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, बल्कि ये कौन सा है, ये गौड़ नियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अब जो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वही प्रयोग के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। व्यवहार के अनुकूलन पर बल देने का मतलब क्या हो गया, पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई थी और बार बार वो इस प्रक्रिया को करते थे, तो कुत्ते को ये लगा कि जब जब घंटी बज रही है तब तब मुझे खाना मिल रहा है। तो कुछ समय के बाद केवल घंटी मात्र बजाने से कुत्ते को ये एहसास होने लगा कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है और वो लार टपकाने लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो व्यवहार था, जो उसके मुंह में पानी आ जाता था, लार जो टपकाने की क्रिया थी, उसके व्यवहार को यहाँ पर क्या किया गया था, अनुकूलित किया गया था इस सिद्धांत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन
यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सा सीखने की विशेषता नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख सकते हैं चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यानी लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। ये तो बात बिल्कुल सही है। जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। ठीक है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है और ये एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। अगला देखिए, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, लर्निंग इज ए ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। हमारे जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा ग्रोथ ही तो हो रहा है, यानी कि संज्ञानात्मक हमारे जो संज्ञान है हमारा उसमें वृद्धि हो रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी पॉजिटिव है। चूंकि प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अधिगम की परिभाषा ही ये कहती है कि हमारे प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। तो यही तो बात यहां पर बोला जा रहा है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा। देखिए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। क्या ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कैसे? ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मार्केट से 1 किलो सेब खरीद करके ले आए, मैंने आपसे पूछा कि 1 किलो सेब मुझे दिखा दीजिए, तो आप प्रत्यक्ष तौर पर वो 1 किलो सेब मुझे दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने क्या सीखा मुझे दिखाइए, तो क्या आप उसको मुझे इस तरीके से कोई वस्तु है लर्निंग या फिर कोई वस्तु है अधिगम जिसे आप प्रत्यक्ष तौर पर मुझे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। यानी कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, जो सीखना होता है, उसे प्रत्यक्ष तौर पर हम दिखा नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, बल्कि उसका हम लोग मापन कर सकते हैं। कैसे? उसके व्यवहार को जांच करके। और व्यवहार को जांच करके कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर हमें जांचना है कि वो लर्निंग किया है या नहीं, अधिगम किया है या नहीं, सीखा है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे कुछ 2-4 क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। अब अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ होगा, यानी कि वो चीज़ें उसके व्यवहार में परिलक्षित हो रही होंगी, तो हम ये फाइनल आउटकम निकालेंगे कि हाँ, बच्चे ने सीख लिया है, बच्चे में अधिगम हो चुका है। यानी कि डायरेक्टली इसे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देखा जा सकता अधिगम को, बल्कि उसको जांचना पड़ता है। और कोई फिजिकल वस्तु है, जैसे सेब हो गया, आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो ये अधिगम होता है उसका अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये निगेटिव है, बल्कि हमें उसे जांचना पड़ता है, प्रत्यक्ष तौर पर हम नहीं देख सकते। चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों 2018 में यूपी टेट प्राइमरी लेवल के प्रश्न पत्र के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ सभी वर्षों के यूपी टेट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।